सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी अध्ययन शाला में उपस्थित हैं। आप भी हिंदी अध्ययन के लिए पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि आप पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया हिंदी पाठ्यपुस्तक, हिंदी की नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर इत्यादि लेकर उपस्थित हों। आज हम पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद पाठ से अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत आज हम भाषाबोध से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को समझेंगे। भाषाबोध में प्रश्न संख्या 6 देख रहे हैं आप लोग। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है और इन्हें आप हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। पहला शब्द है अभिन्नता, दूसरा शब्द है रणभूमि, तीसरा शब्द है शागिर्द, चौथा शब्द है अदम्य और पांचवा शब्द है कुर्बानी। इन पांचों शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यह आपको स्वयं करना है और हिंदी नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश की तरह ये प्रश्न है। तो अपठित पद्यांश है, ये कविता दी हुई है। इस कविता को हमें पढ़ना है, समझना है और इस कविता के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। कविता की पंक्तियां हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कविता को पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सैनिक अपना कार्य पूर्ण करके देश की बागडोर अपने दूसरे सैनिक साथियों के हाथ में सौंपते हुए ऐसी बात कह रहे हैं। आइए पूछे गए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या का में पूछा गया, प्रस्तुत गीत में देश पर शहीद होने वाले सैनिक ने अपने साथियों को क्या संदेश दिया है। देखिए, कविता को पढ़ते ही तुरंत यह पता चलता है कि एक सैनिक जो भी देश की रक्षा करने के लिए मोर्चे पर डटा हुआ था, अब वह रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है, तो अपने दूसरे साथियों को अपनी बागडोर सौंपते हुए ये कह रहा है। तो क्या संदेश उसने दिया है? प्रस्तुत कविता के माध्यम से देश पर शहीद होने वाले सैनिक ने अपने साथियों को संदेश दिया है कि वे
देश की रक्षा में अपना आत्म बलिदान कर चुके हैं। अब आगे आने वाले युवाओं की बारी है कि वे वतन की रक्षा करें। अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किसका प्रतीक है? विद्यार्थियों, यदि हम भारत का मानचित्र देखें तो भारत के मानचित्र में उत्तर दिशा जो मानचित्र में ऊपर की ओर होती है, दक्षिण दिशा जो नीचे की ओर होती है, तो उस उत्तर दिशा की ओर जब हम देखते हैं तो वहां पर हिमालय होता है, और दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो वहां पर समुद्र होता है। ऐसा लगता है कि हिमालय देश के सिर के जैसे है, या देश के सिर पर लगा हुआ मुकुट के जैसे है, और जब नीचे दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो वहां पे ऐसे लगता है जैसे हमारे देश के चरणों की वंदना सागर कर। तो यहां पर कहा जा रहा है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी देश का जो हिमालय रूपी सिर है उसे हमने झुकने नहीं दिया है। तो इस पंक्ति में हिमालय किसका प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय देश के गौरव का प्रतीक है। इस पंक्ति में हिमालय किसका प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय देश के गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इस गीत के रचनाकार का नाम बताइए। तो अभी रचनाकार के विषय में तो यहां पर नहीं दिया गया है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस गीत के रचनाकार हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी, उन्होंने इस कविता को या इस गीत को लिखा है। यह गीत एक पुरानी फिल्म में भी गाया गया है, और वहां पर सैनिकों के माध्यम से ही यह संदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घ नंबर प्रश्न है, अर्थ बताइए। वतन। वतन शब्द का अर्थ बताना है। तो वतन शब्द का अर्थ है राष्ट्र, देश। गम। गम शब्द का अर्थ है दुख। बाकपन। बाकपन शब्द का अर्थ है स्फूर्तिवान होना, साहसी, वीर, वीरता से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ। थमना, रुकना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यहां पर कुछ विशेषण और विशेष दिए हुए हैं जिन्हें सुमेलित करना है, अर्थात सही जोड़े बनाना है। नीचे दिए गए विशेषण शब्द, विशेषण विशेष्यों को सुमेलित कीजिए। तो आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक पर ध्यान दे रहे होंगे। पहला शब्द है रसीली लचक, और इसके सामने दिया गया है गेहूं। दूसरा है हरियाली, और उसके सामने दिया है मटर। तीसरा शब्द है कासनी, और इसके सामने दिया है सरसों। अगला शब्द है पीली, और इसके सामने दिया है मिट्टी। अगला शब्द है सुनहरे, और इसके सामने दिया है गन्ना। अगला शब्द है सौंधी, और इसके सामने दिया है धान। अभी इन शब्दों को विशेषण और विशेष्यों के आधार पर सुमेलित करना है, सही जोड़े बनाना है। तो पाठ्यपुस्तक
में आपने प्रश्न को पढ़ा, सामने उत्तर है। रसीली लचक, रसीली लचक को हम गन्ना के साथ सुमेलित करेंगे। हरियाली, हरियाली को हम धान के साथ सुमेलित करेंगे। कासनी, कासनी को मटर के साथ सुमेलित किया जाएगा। पीली, पीली को सरसों के साथ सुमेलित करेंगे। सुनहरे, इसे गेहूं के साथ सुमेलित करेंगे। सौंधी, इसे मिट्टी के साथ सुमेलित करेंगे। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द दिए हैं देश, मिट्टी, सौगात, मशहूर, दुश्मन, स्वागत। इन शब्दों के हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देश के दो पर्यायवाची शब्द वतन, राष्ट्र, सरजमी इत्यादि। मिट्टी के दो पर्यायवाची शब्द धूल, रेणु। सौगात, सौगात के दो पर्यायवाची शब्द उपहार, नजराना, तोहफा इत्यादि। मशहूर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द प्रसिद्धि, ख्याति। दुश्मन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं अरि, शत्रु। और स्वागत शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं सत्कार, अभिनंदन। इस प्रकार देश, मिट्टी, सौगात, मशहूर, दुश्मन और स्वागत शब्दों के ये दो दो पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 9 के बाद एक हेडिंग में दिया हुआ है पढ़िए और समझिए। तो इस पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत हम कुछ शब्दों के विषय में समझेंगे। इस पाठ में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी या आगत शब्द। अभी तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग हो रहे थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पवन, प्रासाद, सूर्य आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हवा, बच्चा, सूरज इत्यादि। देशज शब्द, गांव या किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, थैला, कुंडी, पगड़ी आदि। इसके बाद चौथा है विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से या ऐसे ही कहीं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता। कहने का मतलब जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं, किसी दूसरी भाषा से वो हिंदी भाषा में आकर के प्रयोग हो रहे हैं, तो वो आगत शब्द होते हैं या विदेशी शब्द होते हैं। जैसे रेडियो, मशीन, कंपनी, किताब, कागज आदि। अब
प्रश्न संख्या 10 की ओर चलेंगे। यहां पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उत्पत्ति के आधार पर छांटिए। अभी आपने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द पढ़े हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको अलग अलग बॉक्स में लिख करके, उचित बॉक्स में लिख करके उत्तर लिखना है। तत्सम शब्द कौन से हैं, वो तत्सम के बॉक्स में लिखेंगे। तद्भव कौन से हैं, उन्हें तद्भव के बॉक्स में लिखेंगे। और देशज कौन है, उन्हें देशज के बॉक्स में लिखेंगे। विदेशी शब्दों को विदेशी बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में, हर बॉक्स में बराबर शब्द हो, कम ज्यादा शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो शब्द दिए हुए हैं, वतन, बस्ती, पोस्टकार्ड, मीठी, एकता, स्वागत, आवश्यकता, शक्ति, परेड, चिड़िया, अदम्य, मशीन गन, शागिर्द, भ्रम, जायब और त्योहार। इन शब्दों को आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के आधार पर छांट करके, चुन करके और उचित बॉक्स में लिखना है। देखिए, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं स्वागत, शक्ति, अदम्य, एकता, आवश्यकता। तद्भव शब्द कौन कौन से हैं? तद्भव शब्द हैं चिड़िया, मीठी, भ्रम। तो केवल 3 ही तद्भव शब्द हैं। देशज शब्दों में जाइब, त्योहार, बस्ती, ये भी 3 ही हैं। और विदेशी शब्दों में हैं मशीन गन, शागिर्द, पोस्टकार्ड, वतन, परेड। तो इस प्रकार ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग अलग आपको बताया गया। इसे आप लोग अपने बुक में ही लिखेंगे। और इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।